नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक लीगली में। और मैं हूं आपका दोस्त हिमांशुपुर। दोस्तों, आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट कहना चाहिए, जो कि राजस्थान एपीयू और एमपी ईडीपीयू दोनों में ही कॉमन सब्जेक्ट है, जिसे हम पॉक्सो कहते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है अपने पेपर के लिए भी। और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब इस एक्ट का नाम सुनते हैं तो ये एक्ट का नाम सुनते ही हमारे अंदर क्या हो जाती, घबराहट चालू हो जाती, क्योंकि ये भारत का कहना चाहिए जो सबसे ज़्यादा कठोर कानून में से एक कानून है। कौन सा? पॉक्सो एक्ट। तो ये जो एक्ट लेक्चर है हमारा, इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट का। आई होप आपने पहले ये एक्ट पढ़ रखा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेयर एक्ट साथ में रख करके बैठें, ठीक है? बेयर एक्ट साथ में रख करके बैठेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है? तो चलिए, आज का हमारा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक लेक्चर है पॉक्सो, शुरू करते हैं। इसमें एमपी ईडीपीयू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी आपके काम आएंगी, और राजस्थान एपी जो भी 2026 में आई है, ठीक है? काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो बिना देरी करते हुए हम चालू करते हैं भैया आज का हमारा एक्ट, पॉक्सो एक्ट, ठीक है? तो थोड़ा सा समझदारी के हिसाब से चलिएगा। थोड़ा सा ये क्या है, सेंसिटिव एक्ट है, तो बहुत ध्यान से कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, है ना? तो सबसे पहले आते हैं भैया कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, तो पॉक्सो एक्ट को समझने से पहले ये समझ लो कि ये इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से बनी थी, कैसे ये एक्ट के बारे में चर्चा की गई कि भाई पॉक्सो जैसा एक्ट भी हमें लाना चाहिए भारत में। तो एक केस आपने देखा होगा, इसका नाम सुना होगा आपने। क्या है भैया वो? साक्षी बनाम, क्या नाम है इसका? साक्षी बनाम भारत संघ 1999 का ये केस है, ठीक है? कब का केस है ये? 1999 का केस है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो क्या कहा था कि न्यायालय का ध्यान भारतीय दंड संहिता की जो मौजूदा, मतलब ये जो 375 376 है, जो वर्तमान में आपके बीएनएस में 63 देखेंगे आप, 64 देखेंगे आप, तो जो रेप के संबंध में जो प्रावधान है उसमें ये देखा गया कि भैया जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, दोनों के साथ में जो रेप की कंडीशन है उसकी जो ग्रेविटी है बहुत ही अलग है। देखिए, समानता क्या होता है, किसी जो महिला है जो क्या हो चुकी है, जो मेजर हो चुकी है, 18 प्लस है, ठीक है? और उसके साथ में, और जो बच्चा कोई जो 18 से कम है, उसके साथ में ऐसी कोई घटना रेप के संबंध में दोनों में ही बहुत डिफरेंस है। आपको सोच करके देखिए कि भाई किसी बच्ची के साथ में कोई सेक्सुअल ऑफेंस होना और किसी महिला के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस होना, दोनों की ग्रेविटी में फ़र्क है। नो डाउट कि रेप तो दोनों ही है, लेकिन दोनों की ग्रेविटी में फ़र्क है, ठीक है? तो थोड़ा सा ये जो साक्षी बनाम भारत संघ के मामले में इस पे ही प्रकाश डाला गया कि भैया जो 375 और 376 है ना, वो बच्चों के संबंध के लिए काफ़ी नहीं है। बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और विशेषकर बच्चों के लिए जो आप देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि महिलाएं और बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, विशेष कानून बना सकते हैं, उनको विशेष संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए भी क्या किया गया, इस पॉक्सो एक्ट को लाने का प्रयास किया गया। तो इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। न्यायालय का ध्यान भारतीय दंड संहिता की मौजूदा धाराओं 375 376 तथा अन्य विभिन्न धाराओं की ओर आकर्षित किया गया था, तथा बताया गया कि इन धाराओं पर न्यायालय द्वारा की जा रही व्याख्या समाज में विद्यमान वर्तमान परिस्थिति, विशेषकर बच्चों के यौन शोषण के मामले के अनुरूप नहीं कही जा सकती, ठीक है? साक्षी बनाम भारत संघ एक जनहित याचिका थी, ठीक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन शोषण के मामले में व्यापक उपाय अपनाने का आदेश दिया था, ठीक है? चलिए, और एक चीज़ याद रखिएगा कि 2010 और 2009-2010 के बीच में जो है महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था। किसका? पॉक्सो एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट 2012 में आ गया था, ठीक है? अब ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमारा इसका था पृष्ठभूमि। अब इसका उद्देश्य समझिए। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं वाई, मतलब क्यों बनाया गया इस एक्ट को, और दूसरा व्हाट, कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले वाई को समझिए। तो वाई में क्या है भैया, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भैया ये है
कि हम क्या करें, बालकों का क्या करें, संरक्षण करें। और संरक्षण कैसे, लैंगिक हमलों से, उत्पीड़न से और अश्लील साहित्य से, कि भाई किसी बालक के साथ लैंगिक हमला ना हो सके, किसी बालक के साथ लैंगिक उत्पीड़न ना हो सके, और उस बालक का किसी भी अश्लील साहित्य में प्रयोग ना किया जा सके, और जो बच्चों से रिलेटेड जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसमें भी उनका क्या ना हो सके, मतलब उनको प्रदर्शित ना किया जा सके। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। और दूसरा क्या था कि अनुच्छेद, वही अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 15(3) बच्चों और महिलाओं के लिए, तो जो उनके अधिकार जो उनको प्रदान किए गए हैं, तो उन अधिकारों के संरक्षण के लिए भी क्या बनाया गया है, इस पॉक्सो एक्ट को बनाया गया था। और यूएनओ कन्वेंशन 1992, 11 दिसंबर 1992 का कन्वेंशन हुआ था कि भाई हम बच्चों के लिए भी क्या करेंगे, कठोर कानून और नियम और अधिनियम बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये कन्वेंशन हुआ था, ये डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष न्यायालयों की स्थापना, क्या करना है, विशेष न्यायालयों की स्थापना करना है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें कि भैया अपराधों से बालकों को संरक्षण देना, कौन से, लैंगिक हमला, उत्पीड़न, अश्लील साहित्य, और 15(3) में जो हमारे अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को क्या करना, संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। और विशेष न्यायालय की स्थापना करना। जब विशेष न्यायालय की बात करेंगे तो सेक्शन 28 में देखेंगे कि विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। तो पहला क्या हो गया, अपराधों से संरक्षण करना, लैंगिक हमला, उत्पीड़न और अश्लील साहित्य। दूसरा 15(3) का क्या करना, अधिकार का संरक्षण प्रदान करना। और तीसरा क्या था, यूएनओ कन्वेंशन जो हुआ था उसको भी संरक्षण देना, कि भाई उन चीज़ों को मानना कि हमने कन्वेंशन में भाग लिया था। तो चौथा ये कि विशेष न्यायालय की स्थापना करना, ठीक है। ये तो था उद्देश्य, ठीक है। हमने क्या समझा इसका, हमने समझा इसका वाई, कि इसको क्यों बनाया गया है। अब आते हैं भैया थोड़ा सा आगे। अब इस अधिनियम की कुछ खास बातें वो समझने का प्रयास कीजिए। क्या भैया, कि यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़की दोनों पर लागू होता है, ठीक है, दोनों पर ही, केवल लड़की नहीं, बच्चों में सभी आ जाते हैं जो 18 वर्ष से कम हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ये कैसा कानून है हमारा, जेंडर न्यूट्रल कानून है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इस कानून में यौन शोषण के कई रूपों को शामिल किया गया, बिल्कुल। इस यौन अपराधों को पीड़ित और अपराधी के लिए लिंग तटस्थ बनाया गया है, मतलब जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, ठीक है। चाहे पीड़ित लड़का हो या लड़की हो, 18 वर्ष से कम है तो वो भी शामिल है इसमें, ठीक है। और अपराधी में महिला भी इसमें अपराधी हो सकती है, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस कानून में दोषी पाए जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। कैसी, सख्त सजा का प्रावधान है। इस कानून में पीड़ित की पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान है, बिल्कुल, आगे पढ़ाऊंगा कहाँ कहाँ प्रावधान है। इस कानून में दुर्व्यवहार और रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाया गया है, बिल्कुल बनाया गया है, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। तो ये कुछ खास बातें थी जो यहाँ पे आपको समझनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और ये आज का जो हमारा जो एक्ट है, टोटल रिवीजन पर्पज से आप अपना बेयर एक्ट साथ में रख करके बैठेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। चलिए, तो भैया अब आते हैं हमारे एक्ट में, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट सबसे पहले कब बना, ये बना भैया आपका 2012 में। कब बना, 2012 में। राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, राष्ट्रपति की सहमति मिली 19 जून 2012 को। कब मिली, 19 जून 2012, ये डेट याद रखेंगे आप, है ना, 19 जून 2012 को मिली। और ये एक्ट लागू कब हुआ, 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं भैया, बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस के दिन ही क्या हुआ, 14 नवंबर को क्या किया गया, इस एक्ट को लागू किया गया। अब इस एक्ट को लागू किया गया किस डेट पे, 14 नवंबर 2012 को। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 14 नवंबर 2012 को हम क्या मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और इस चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में ही इस एक्ट को लागू किया गया था। और राष्ट्रपति जी की स्वीकृति कब मिली थी, 19 जून 2012 को। इसमें टोटल अध्याय कितने, अध्याय 9 है। धारा कितनी है, 46, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, लगभग सारे सेक्शंस कवर करने का प्रयास किया है। और इसका जो एक्ट नंबर है वो क्या है आपका, 32, यानी एक्ट नंबर कितना है आपका, 32, ठीक है। तो 19 जून राष्ट्रपति की स्वीकृति, 19 जून, और लागू हुआ 14 नवंबर। इसमें इसका जो एक्ट नंबर है वो क्या है, 32 है, 32 है। और अध्याय कितने हैं, 9, और धारा कितनी है, 46 है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं हम क्या, थोड़ा सा
इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। डेफिनेशन में थोड़ा सा प्रवेशन का मतलब समझिए। प्रवेशन का मतलब, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके आगे आपके काम आएंगे। प्रवेशन का मतलब क्या होता है? प्रवेशन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे के बॉडी पार्ट में, प्राइवेट बॉडी पार्ट में कोई चीज़ इंसर्ट करता है या अपना प्राइवेट बॉडी पार्ट इंसर्ट करता है, तो क्या कहते हैं? वो प्रवेशन कहते हैं, पेनिट्रेट कहते हैं, ठीक है। और गुरुत्तर का मतलब ये होता है कि गुरुत्तर का मतलब वो थोड़ा सा क्या हो, एग्रेवेटेड हो। जैसे कुछ हमारे विश्वासिक संबंध होते हैं, जैसे आप कहेंगे कि कोई रिलेशन में है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का संबंध किससे? मरीज से है। अगर वही व्यक्ति जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए तो वो कैसा हो जाता है? वो गुरुत्तर हो जाता है, एग्रेवेटेड हो जाता है। तो उस कंडीशन में एग्रेवेटेड कहते हैं। अब लैंगिक हमला और लैंगिक उत्पीड़न में क्या अंतर है? दोनों में जो सबसे ज़्यादा अंतर है वो है हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट का। क्या का? फिजिकल कॉन्टैक्ट का। तो लैंगिक हमला जो है, लैंगिक हमले में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन लैंगिक उत्पीड़न में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो दोनों में मेन अंतर यही है। जैसे लैंगिक हमले की बात करें तो जैसे प्रवेशन लैंगिक हमला आ जाएगा, ठीक है। तो टच करना, बॉडी को टच करना, तो काय में आ जाता? लैंगिक हमले में आ जाता। लेकिन लैंगिक उत्पीड़न में ऐसा नहीं होता। लैंगिक उत्पीड़न में दूर से ही कुछ शब्दों के माध्यम से या कुछ अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट को दिखा करके, ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न किया जा सकता है। तो दोनों में सिर्फ यही अंतर है। मेन जो डिफरेंस है क्या? फिजिकल टच का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे जो कुछ प्रमुख डेफिनेशंस बताई गई हैं वो प्रमुख डेफिनेशंस क्या है, ठीक। अब प्रमुख डेफिनेशंस क्या है भैया? आपकी जो धारा 2 है, धारा 2 में क्या किया गया है? डेफिनेशंस बताई गई। अब यहाँ पे जो मेन डेफिनेशंस है उनको कवर करने का प्रयास किया मैंने। जैसे 2A और 2B, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला। क्या? गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 2A, ठीक। 2B कह रहा है गुरुत्तर लैंगिक हमला। क्या? गुरुत्तर लैंगिक हमला। अब यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं है, गुरु प्रवेशन तो यहाँ पे हो गया 2A में। 2F में है प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। 2F, 2I में दिया हुआ लैंगिक हमला, 2I में क्या दिया हुआ? लैंगिक हमला। 2J में क्या दिया हुआ? लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल असॉल्ट। 2D में दिया हुआ बालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2D में क्या दिया हुआ? बालक। बालक कौन? 18 वर्ष से कम हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। 2DA में क्या लिखा हुआ? बालक संबंधी अश्लील साहित्य। क्या दिया हुआ? बालक संबंधी अश्लील साहित्य। 2L में क्या दिया हुआ? विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय कहाँ घटित हो रहा? धारा 28 में। अब ये बताया गया कि भैया जो यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, जो यहाँ पे 2A में जो गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला उसको बताया गया धारा 5 में, और गुरुत्तर लैंगिक हमला बताया गया धारा 9 में, और प्रवेशन लैंगिक हमला बताया गया धारा 3 में सेक्शन 3 में, लैंगिक हमला बताया गया सेक्शन 7 में, लैंगिक उत्पीड़न बताया सेक्शन 11 में, और बालक जो होगा कौन होगा? वो 18 वर्ष से कम होगा। और बालक संबंधी अश्लील साहित्य भी क्या है? ठीक है, काय में दिया हुआ? 2DA में दिया हुआ है। ये मैं आगे बताऊंगा, इसके लिए प्रावधान है आपके लिए। आप जब देखेंगे 15 देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और 2L में क्या बताया? 2L में बताया विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय कहाँ गठन किया गया है? धारा 28 में गठन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। पॉक्सो में जो अपराध है वो पॉक्सो में कुछ अपराध प्रत्यक्ष हैं, कुछ अपराध अप्रत्यक्ष हैं। तो प्रत्यक्ष अपराध में कौन कौन से आएंगे भैया? पहला आएगा यौन हमला यानी सेक्सुअल असॉल्ट, डायरेक्ट। प्रवेशन यौन हमला मतलब यहाँ पे जो अपराधी है उसका कॉन्टेक्ट किससे? सीधा पीड़ित व्यक्ति से, पीड़ित बच्चे से है, ठीक है। तो प्रवेशन यौन हमला यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट की बात आता है। पोर्नोग्राफी, बच्चे का उपयोग, यूज ऑफ चाइल्ड इन पोर्नोग्राफी, ठीक है। गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। ये सब कैसे हैं? डायरेक्ट है। और जो अपराध की रिपोर्टिंग है, झूठी शिकायत करना, मीडिया की प्रक्रिया, ये भी अपराध है, लेकिन ये कैसे अपराध है? ये अप्रत्यक्ष अपराध है। कैसे अपराध है? अप्रत्यक्ष अपराध है, ठीक है। यहाँ पे आरोपी कैसा है? प्रत्यक्ष है, और यहाँ पे जो आरोपी होगा वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा, ठीक। तो पॉक्सो में ये प्रकार से अपराध को क्या किया गया है? विभाजित किया गया। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, ये हमारा जो ये वाला जो पॉक्सो एक्ट है ना, इसमें क्या है? ये एक तो आपकी प्रोसीजर भी बता रहा है। क्या बता रहा है? आपकी प्रोसीजर भी बता रहा है, साथ में क्या बता रहा है? आपका पनिशमेंट के लिए भी जो प्रावधान है। मतलब ये BNSS प्लस BNS का क्या है? ये
कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसमें अपराध के लिए दंड भी बताया गया है और साथ में प्रोसीजर भी बताई गई है, विशेष न्यायालयों का गठन भी किया गया है, किन किन कंडीशन में कैसे कैसे आप कथन वो करेंगे, वो सब सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भाई। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अपराधों को याद करने के हिसाब से बांटा है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, छोटा सा सेक्शन था सेक्शन 1, वो शायद हम मिस कर रहे हैं, है ना। सेक्शन 1 में बताया कि भैया ये कहाँ पे लागू होगा, ये संपूर्ण भारत में लागू होगा और इसका जो संक्षिप्त नाम होगा वो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 होगा, ठीक। चलिए अब आगे आइए जरा, हमारी जो मेन स्लाइड है, ऑफेंस वाली जो स्लाइड है, ऑफेंस वाली स्लाइड में हमने कुछ याद करने का प्रयास किया। ऑफेंस में क्या कौन कौन से भैया, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 13 और सेक्शन 16, ठीक है। तो ये कुछ अपराध हैं जो डायरेक्ट आपको याद करना है। तो सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है, प्रवेशन लैंगिक हमला दिया हुआ है। सेक्शन 5 में क्या दिया है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, पहले प्रवेशन लैंगिक हमला फिर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक है। और बीच में जो सेक्शन छूटे इनमें इनके पनिशमेंट बताया गया है। सेक्शन 4 में पनिशमेंट बताई गई है इसकी, सेक्शन 5 में पनिशमेंट, सेक्शन 6 में पनिशमेंट बताई गई है 5 की, सेक्शन 8 में पनिशमेंट बताई गई है काय की, 7 की, फिर 9 की बताई गई है 10 में, फिर 11 की बताई गई है 12 में और 13 की बताई गई है आपके 14 में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो हम थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं। तो सेक्शन 3 में क्या दिया, प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला का मतलब क्या होगा कि भैया कोई व्यक्ति किसी बच्चे के क्या करे, प्राइवेट बॉडी पार्ट में कोई चीज़ क्या करे, इंसर्ट करे, या अपना प्राइवेट बॉडी पार्ट क्या करे, इंसर्ट करे, या माउथ से, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरा क्या, इसमें क्या प्रावधान है, कौन सी सेक्शन में प्रावधान है, सेक्शन 3 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या जाता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक। अब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या कहलाएगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाएगा कि जब जहाँ पे वैश्वासिक रिश्ता होता है, जैसे एक बच्चे का अपने पिता के साथ में, ठीक है, और जैसे देखना चाहिए डॉक्टर है, डॉक्टर का एक अपने मरीज के साथ में, जो जेलर साहब है हमारे जेल के, तो जेलर साहब का कैदी के साथ में एक विश्वासिक पूर्ण संबंध है। अगर वही विश्वासिक पूर्ण संबंध में आते हुए वही व्यक्ति क्या कर देता है, उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो कैसा बन जाता है, एग्रेवेटेड यानी गुरुतर बन जाता है, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या था, गुरुतर का मतलब यही समझेंगे। इसकी पनिशमेंट भी थोड़ी सी हार्ड है, ठीक। चलिए अब आते हैं आगे। अब लैंगिक हमला, सेक्शन 7 में क्या है, लैंगिक हमला, सेक्शन 7 में क्या है, लैंगिक हमला। सेक्शन 9 में क्या है, गुरुतर लैंगिक हमला, सेक्शन 9 में क्या है, गुरुतर लैंगिक हमला। थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिए। 3 में क्या बताया मैंने, प्रवेशन लैंगिक हमला। 5 में क्या बताया मैंने, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला यानी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। 7 में क्या बताया मैंने, लैंगिक हमला। 9 में क्या बताया मैंने, गुरुतर लैंगिक हमला। 11 में क्या बताया मैंने, लैंगिक उत्पीड़न। 13 में क्या बताया गया, अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का, अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग, ठीक है, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस, ठीक है। 16 में क्या बताया, किसी अपराध के लिए उकसाना, अबेटमेंट की बात कर रहा है 16 में, ठीक है। तो 3 में आंख बंद करिए। 3 में क्या बताया गया, 3 में बताया भैया हमारा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। फिर क्या बताया भैया आपके 5 में, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। क्या बताया फिर 7 में, लैंगिक हमला। फिर बोल दिया क्या, गुरुतर लैंगिक हमला। फिर 11 में क्या बताया, लैंगिक उत्पीड़न। फिर क्या बताया, अश्लील साहित्यों में बालकों का प्रयोग। फिर 16 में बताया क्या, आपका अबेटमेंट, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब इसका थोड़ा सा पनिशमेंट देखिए। मैं अभी बिल बता रहा हूँ आपको, मैं रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और आपको चीज़ें याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपसे आशा करता हूँ कि एक्ट पहले आपने पढ़ रखा होगा। चलिए सेक्शन 4 में देखिए इसकी पनिशमेंट। सेक्शन 3 की पनिशमेंट कायम है 4 में, तो मिनिमम कितनी, 10 साल तक का, मैक्सिमम कितना, LI प्लस फाइन, ठीक है। और अगर वही चीज़ अगर 16 साल से कम के बच्चे के साथ किया जाता है तो फिर क्या हो जाता है, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम LI प्लस फाइन। तो मेन कितना होगा, मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम LI प्लस फाइन। इफ चाइल्ड इज बिलो 16 ईयर, अगर बच्चा 16 साल से कम का है तो उसका जो मिनिमम पनिशमेंट होगा वो क्या होगा, 20 साल और मैक्सिमम उसका होगा LI और प्लस फाइन, ठीक। सेक्शन 6 में क्या है, सेक्शन 6 में भैया आपके सेक्शन 5, सेक्शन 5 यानी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। याद करने का प्रयास कीजिए भैया, है ना। चीज़ें हमको याद रखनी, केवल पढ़ना नहीं है, रटना है, याद करना है। पढ़ने का काम आपने पहले कर रखा होगा, हम यहाँ चीज़ें याद कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए अब 5 में क्या था, 5 में था हमारा भैया गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला, मिनिमम कितना 20 साल, मैक्सिमम LI प्लस फाइन या डेथ। ठीक, यहाँ पे ये याद रखिएगा, या डेथ भी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब हमारा क्या हो, रक्षक ही भक्षक बन रहा है यहाँ पे, सेक्शन 5 में क्या हो, रक्षक ही भक्षक बन जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। अच्छा, इसमें एक और प्रावधान है कि अगर आप 12 साल से कम के बच्चे का क्या करते हैं, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हैं, तो वो भी इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाएगा। क्या बताया मैंने, 12 साल के कम बच्चे, 12 साल से कम बच्चे का आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, तो वो कैसा होगा, वो एग्रावेटेड होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, और उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम LI प्लस फाइन या डेथ तक भी हो सकता है। अब सेक्शन 7 में बताया लैंगिक हमला, लैंगिक हमला सेक्शन 7 लैंगिक हमला, सेक्शन 8 में उसकी पनिशमेंट मिनिमम कितना 3 साल, मैक्सिमम कितना 5 साल प्लस फाइन यानी एंड। ठीक है, इंग्लिश का एंड, जहां जहां पे प्लस है वो सब उसका इंग्लिश में एंड बताया गया है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा भैया, आपका जो 10 है, सेक्शन 10 में क्या बताया गया, सेक्शन 9 की पनिशमेंट। सेक्शन 9 में क्या है, गुरुत्तर लैंगिक हमला। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार याद कीजिए, बार बार बोलिए, बार बार सुनने का प्रयास कीजिए। सेक्शन 9 में क्या है, सेक्शन 9 में क्या है, गुरुत्तर लैंगिक हमला, गुरुत्तर लैंगिक हमला, गुरुत्तर लैंगिक हमला। 10 में क्या है, उसका पनिशमेंट कितना, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 7 साल प्लस फाइन। कितना, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 7 साल प्लस फाइन। क्या बताया मैंने अभी, मैंने ये बताया भैया, मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने ये बताया कि, चलिए एक बार रिवाइज करने का प्रयास करते हैं हम। रिवाइज करते हैं, चलिए, है ना। देखिए मैंने 3 में क्या बताया था आपको, क्या बताया था, प्रवेशन लैंगिक हमला। 4 में उसका पनिशमेंट बताया गया। 5 में क्या बताया, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला। 6 में उसका पनिशमेंट बताया। 7 में क्या बताया, लैंगिक हमला। 8 में उसका पनिशमेंट है। 9 में क्या बताया मैंने, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला। क्या बताया, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला। 11 में क्या बताया मैंने, 11 में बताया, 10 में इसका पनिशमेंट है। 11 में क्या बताया मैंने, 11 में बताया आपका लैंगिक उत्पीड़न। 12 में उसका पनिशमेंट है। 13 में क्या बताया मैंने उसका, मैंने बताया भैया बालकों का अश्लील साहित्यों में प्रयोग। 16 में क्या बताया मैंने, अमेंडमेंट बताया। ठीक, कुछ डायरेक्ट ऑफेंस थे, आई होप याद हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़े, पनिशमेंट एक बार रिवाइज कीजिए। 4 का कितना, मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम LI प्लस फाइन। अगर बच्चा कैसा हो, 16 साल से कम हो तो मिनिमम कितना 20 साल, मैक्सिमम कितना LI प्लस फाइन। 6 साल जो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसका जो सेक्शन 6 में पनिशमेंट बताया कितना, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम LI प्लस फाइन, और या डेथ तक भी जा सकता है। और 12 साल से कम के बच्चे के साथ अगर आप क्या करते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, तो वो काय में आ जाएगा, वो गुरुत्तर में आ जाएगा, एग्रेवेटेड में आ जाएगा। सेक्शन 8 में क्या है, सेक्शन 8 में 7 की पनिशमेंट है कितना, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल प्लस फाइन। 10 में कितना, 5 साल मिनिमम, मैक्सिमम कितना 7 और प्लस फाइन। ठीक है, यहाँ तक आपका आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आइए आगे वाले प्रावधानों में। आगे वाले प्रावधान क्या कह रहे हैं भैया, आगे वाले प्रावधान पढ़िए जरा एक बार। चलिए आगे वाले प्रावधान क्या कह रहे हैं भैया, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्शन 11 में क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट। अब सेक्सुअल हरासमेंट मैंने बताया इसमें फिजिकल टच नहीं है, तो क्या है भैया, जब व्यक्ति लैंगिक आशय से, किसी व्यक्ति का क्या हो, लैंगिक आशय हो और शरीर का, पहला क्या है, शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता हो, मतलब उस बच्चे से, अश्लील साहित्य दिखाना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, निरंतर पीछा करना, क्या करना, निरंतर पीछा करना, उसको बार बार देखना। ठीक है, कैसे देखना, लेकिन व्यक्ति का क्या होना चाहिए, लैंगिक आशय होना चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए व्यक्ति का लैंगिक आशय होना ज़रूरी है, ये इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या कर रहा हो, शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता हो, अश्लील साहित्य दिखाता हो, या अश्लील प्रयोजन में उसका क्या प्रयोजन के लिए क्या दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है या पारितोषण दे रहा है। यानी भैया तुम क्या करो, तुम अश्लील प्रयोजन के लिए जैसे ये चॉकलेट खा लो, ठीक है, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुमको ये दूंगा, तो प्रलोभन दे रहा है, पारितोषण दे रहा है या पैसे दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यही कहलाता है आपका क्या, क्या कहला रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट। क्या कह रहा है, लैंगिक उत्पीड़न। तो काय में सेक्शन 11 में उसका पनिशमेंट कितना है, मिनिमम कितना भैया, मिनिमम 3 सॉरी माफ कीजिएगा, मैक्सिमम कितना 3 साल तक का हो सकेगा प्लस
फाइन। तो सेक्शन 11 में क्या बताया गया, लैंगिक उत्पीड़न, और 12 में क्या बताया गया, उसका पनिशमेंट बताया गया। ठीक, आई होप चीज़ें क्लियर हुई हो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे वाले प्रावधान देखिए। अब ये पोर्नोग्राफी के संबंध में, पोर्नोग्राफी मतलब जो अश्लील साहित्य है, पोर्नोग्राफी के संबंध में कुछ प्रावधान है, जैसे बच्चों का उपयोग। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आप बच्चों का उपयोग कर रहे हो, तो देखो पहला पढ़िए धारा 13 में, उसमें मैंने आपको याद करवाया था, उसका 14 में उसका पनिशमेंट बताया गया है। ठीक है, और क्या कर रहा है, दो चीज़ें इसमें, पोर्नोग्राफी के संबंध में पहला तो बच्चे का उपयोग कर रहे हैं, दूसरा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को आप क्या कर रहे हो, स्टोर करके रख रहे हो अपने फ़ोन में, या ट्रांसमिट कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। तो ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो उपयोग, दूसरा भंडारण। ठीक है, स्टोरेज, यूज़ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में क्या कर रहे हैं आप, बच्चों का उपयोग कर रहे हैं। तो 13 में क्या बताया कि बालक की जनेंद्रिय का प्रदर्शन करना है, अश्लील साहित्य में बच्चों का उपयोग करना, बालक का अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करना। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा भैया, आपने क्या किया है, बच्चे का अश्लील साहित्य में प्रयोग किया गया। तो इसका पनिशमेंट कितना बता दिया, इसका पनिशमेंट बताया भैया आपका कितना होगा, मिनिमम 5 साल प्लस फाइन। मिनिमम कितना, 5 साल, मतलब 5 साल तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने बच्चे का प्रयोग किया चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, और प्लस कितना होगा, फाइन। प्लस कितना होगा, फाइन। और इसमें कोई ये नहीं बताई गई है कि कितना होगा, बस इसमें कितना भी हो सकता है, ये तब लिखा हुआ है कि प्लस फाइन होगा बस। तो धारा 13 में क्या समझा आपने, बच्चों का उपयोग हो रहा है में, धारा 13 में, 14 में उसकी पनिशमेंट। अब 15 में देखिए, 15 में थोड़ा सा ही, 15 में क्या भैया, 15 बोल रहा है कि 15 में आप क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहे हो क्या, पोर्नोग्राफी। कौन सा पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो इसमें 3 प्रावधान है, 3 सब सेक्शन है, वो समझने का प्रयास कीजिए। क्या, पहला तो स्टोर करके रख रहे हो, आप अपने फ़ोन में स्टोर करके रख रहे हो, और अगर आपको पता चल गया कि आपने आपके फ़ोन में क्या है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, देखिए भैया ये बहुत कठोर कानून है। अगर ये वीडियो आप कोई देख रहा है, अगर आपके फ़ोन में भी अगर उस प्रकार की चाइल्ड पोर्नोग्राफी कुछ चीज़ें होंगी, तो उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, फर्स्ट टाइम का होगा 5,000 रुपये। और अगर आप फिर भी नहीं मान रहे हैं, और फिर बार बार डिलीट करने के बाद में फिर आपने स्टोर करके रख लिया, तब उस कंडीशन में क्या होगा, दूसरी बार में 10,000 रुपये तक का फाइन होगा मिनिमम। ठीक है, कितना होगा, 10,000 रुपये तक का फाइन होगा। चलिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो भैया क्या हो रहा है, फिर आपको क्या मिलेगा, 3 साल तक का, या फाइन या दोनों, या फाइन या दोनों। कारावास कितना, 3 साल तक का। पहले वाले क्लॉज में आप स्टोर कर रहे हैं, दूसरे में आप ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, पहले में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो कितना, 5 साल मिनिमम पहली बार के लिए, दूसरी बार के लिए 10 साल मिनिमम, सॉरी 10,000 मिनिमम। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओगे तो ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफर करने में क्या हो रहा है आपका, 3 साल तक का, या फाइन या बोथ की बात कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आओ कमर्शियल पर्पस के लिए, आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो औद्योगिक पर्पस के लिए, ठीक, कमर्शियल के लिए। तो आप क्या करोगे, अगर पहली बार कर रहे हो, तो पहली बार के लिए आपको मिनिमम 30 साल, मैक्सिमम 5 साल प्लस फाइन। 3 साल से कम नहीं होगा, जो 5 साल तक का हो सकेगा, प्लस फाइन। और दूसरी बार कर रहे हो तो 5 साल तक का 5 साल से कम नहीं होगा, जो 7 साल तक का हो सकेगा, प्लस फाइन। इस कंडीशन में जब आप कमर्शियल पर्पस का इसका यूज़ कर रहे हो, कैसा यूज़ कर रहे हो, कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, चलिए आई होप आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा, रिवाइज कर लीजिए। 13 में क्या बताया मैंने, 13 में बताया भैया बच्चों का प्रयोग कर रहे हो, 14 में उसका पनिशमेंट बताया गया, पनिशमेंट कितना, मिनिमम 5 साल प्लस फाइन। और 15 में बताया मैंने 3 कंडीशन। तो पहले आप क्या कर रहे हो, स्टोर करके रख रहे हो, दूसरा में आप कर रहे हो क्या, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तीसरा में आप उसका कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। उसमें कितना हो जाएगा, 5,000 पहले बार, 10,000 दूसरी बार। इसमें 3 साल तक का कारावास, या फाइन या क्या जाएगा, बोथ यानी दोनों। और कमर्शियल यूज़ के लिए कर रहे हो तो 3 साल से कम नहीं होगा, 5 साल तक के लिए, प्लस फाइन, ये पहली बार के लिए। और 5 साल से कम नहीं होगा, जो 7 साल तक का हो सकेगा, प्लस फाइन, ये दूसरी बार के लिए। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। रिवीजन करते चलिएगा भैया, चलिए आइए देखिए, आपका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही निकाल सकता। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। रिवीजन प्रैक्टिस बस। चलिए अब आइए सेक्शन 16 में, थोड़ा सा दुष्प्रेरण वाला देखिएगा। अब ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 4 है, सेक्शन 16 से लेके 18 तक। इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो चैप्टर 3 था। ठीक है, अब आइए दुष्प्रेरण क्या कौन से सेक्शन में प्रावधान है, 16 में प्रावधान। तो पहले क्या कर रहे हो आप, उकसा रहे हो, दूसरा षड्यंत्र कर रहे हो, तीसरा सहायता कर रहे हो। तो पहला 3 प्रकार से हो सकता है, आपने BNS पढ़ा होगा। तो पहला उकसावा द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, या सहायता द्वारा। क्या हो रहा है, दुष्प्रेरण हो रहा है।
अब इसमें जो पनिशमेंट बताया गया है वो बताया गया है अपराध के क्या होगा, समान होगा। कैसा होगा, अपराध के समान होगा। अपराध के समान मतलब अब अगर मान लो आप सेक्शन 3 के लिए आप उकसा रहे हो तो उसी के अपराध के समान होगा, सेक्शन 5 के लिए अपना उकसा रहे हो तो उसी के समान होगा, सेक्शन 7 के अपराध के लिए उकसा रहे हो तो उसी के समान होगा, सेक्शन 11 के लिए उकसा रहे हो तो उसी के समान होगा, सेक्शन 17 में, ठीक, अपराध के समान होगा। अब आइए अटेम्प्ट में। अटेम्प्ट क्या कह रहा, अटेम्प्ट कहाँ पे प्रावधान है, अटेम्प्ट धारा 18 में। अगर आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो आपके लिए प्रयत्न के लिए जो दंड दिया हुआ है आजीवन कारावास का आधा या जुर्माना या दोनों। ठीक, क्या दिया गया है अटेम्प्ट के लिए, प्रयत्न, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो कोई भी ऑफेंस तो आजीवन कारावास का आधा या जुर्माना। यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है, एक सेकंड अपन चेक कर लेते हैं। सेक्शन 18 बेयरेट लेके बैठे होंगे आप, आशा करता हूँ, ठीक है। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा, ठीक, प्रयत्न करेगा या करवाएगा और ऐसे प्रयत्न के लिए अपराधों का वह उपबंधित किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के उपबंधित अवधि जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे हो सकेगी या दोनों दंडी होगा। ठीक है, वही दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया चैप्टर 19 माफ़ कीजिए चैप्टर 5 में आते हैं। अब आते हैं यहाँ पर रिपोर्ट के संबंध में। मैंने बताया था आपको पहले तो हो गए हमारे डायरेक्ट वाले ऑफेंस, कौन से वाले, डायरेक्ट, कहाँ से लेके 3 से लेके 18 तक। अब आते हैं अपन थोड़ा सा इनडायरेक्ट वाले ऑफेंस जो आ जाएगा 19 से 23 तक। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अब आप क्या कर रहे हो रिपोर्ट के संबंध में, कि आपको कोई जानकारी मिलती है कि भाई किसी बच्चे के साथ में कोई ऑफेंस हुआ है जो इस पॉक्सो में क्या है दंडनीय है, तो उस कंडीशन में आपको सेक्शन 19, 20 और 21 पढ़नी है। तो सेक्शन 19 और 20 में बताया गया है कि कौन क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे 19 में कोई सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, 21 में होटल हो गया, ठीक है, होटल हो गया आपके, कोई क्लब हो गया, ठीक है, मीडिया हो गया। तो ये जो है 21 में ये रिपोर्ट कर रहा है, 19 में सामान्य व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है, 20 में होटल क्लब मीडिया जो है वो कर रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास वो जानकारी आई और आपने पुलिस को नहीं दी या आपने रिपोर्ट नहीं करी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 21 आएगा। तो 21 क्या बोल रहा है, पेनल्टी बता रहा है, दंड बता रहा है, कितना, मैक्सिमम 6 माह या फाइन या बोथ, कितना, मैक्सिमम 6 माह या फाइन या बोथ। दूसरा क्या बोल रहा है, कोई कंपनी या संस्था, अगर मान लो कोई कंपनी है या कोई संस्था है, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देती, उस तक इंफॉर्मेशन है, तो क्या होगा, उसको जो होगा मैक्सिमम कितना, 1 साल प्लस फाइन, मैक्सिमम कितना, 1 साल प्लस फाइन, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, रिपोर्ट करने वाला भी और रिपोर्ट लिखने वाला भी, यहाँ पे दोनों को पनिशमेंट दिया गया है। जो व्यक्ति रिपोर्ट नहीं करता है और जो व्यक्ति रिपोर्ट नहीं लिखता, मान लीजिए जैसे ए व्यक्ति गया बी भाई साहब के पास, ये थाने के बाहर साधक अधिकारी है, इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखा, तो अब इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखा तो इसकी लाइबिलिटी तो खत्म हो गई, इन्हें तो बता दिया। अब इसने लिखा लेकिन इसकी लाइबिलिटी बनेगी, क्यों नहीं लिखा भाई, तो क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट करेंगे। अगर इस ए व्यक्ति के पास में इंफॉर्मेशन आई और इसने नहीं बताया तो इसकी भी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसको भी क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, कितना, मैक्सिमम 6 माह या फाइन या प्लस या बोथ, प्लस नहीं बोथ, ठीक। और अगर कोई कंपनी नहीं करती है और संस्था नहीं करती है तो मैक्सिमम कितना, 1 साल प्लस फाइन। अपराध कितना होगा, और यहाँ पे क्या बोला है, उपधारा 1 बालक को लागू नहीं होगा, मतलब कोई बालक है अगर उसको कोई जानकारी अगर वो रिपोर्ट नहीं भी करता है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता रहा है भैया झूठी शिकायत, झूठी सूचना। अब क्या कर रहे हैं आप, झूठी किसी बालक को परेशान करने के हिसाब से या किसी व्यक्ति को परेशान करने के हिसाब से क्या कर रहे हैं आप, झूठी सूचना दे रहे हैं। पहला पढ़िए, पहला है किसी व्यक्ति के विरुद्ध 3, 5, 7, 9 के संबंध में क्या कर रहे हो, झूठी शिकायत कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम 6 माह तक का हो सकेगा या फाइन। पहली वाली कंडीशन किसी व्यक्ति के विरुद्ध, मतलब जैसे ये ए व्यक्ति है, इस व्यक्ति के विरुद्ध क्या हो रहा है, 3, 4, 5, 7, 9, अब ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है।
3, 5, 7, 9 के संबंध में क्या हो रहा है, झूठी शिकायत की जा रही है, तो उसका मैक्सिमम कितना बताया गया है, मैक्सिमम बताया गया है 6 माह तक या फाइन। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि किसी बालक के विरुद्ध, कोई बालक है, जैसे मान लो कोई बच्चा है जो 17 साल का और उसने कोई ऑफेंस किया पॉक्सो में, तो उसके विरुद्ध अगर आप झूठी कंप्लेंट कर रहे हो, मतलब उसने कोई अपराध तो नहीं किया है लेकिन फिर भी उसको परेशान करने के लिए आप क्या कर रहे हो, झूठी कंप्लेंट कर रहे हो, तो मैक्सिमम 1 साल तक का या फाइन या दोनों। और ये सारा प्रावधान कहाँ पे, धारा 22 में। ठीक, एक बार आइए रिवीजन करिए। 19, 20, 21 पनिशमेंट दी हुई थी, 22 में क्या दिया है, झूठी शिकायत, 19 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर रिपोर्ट करना, कौन यहाँ पे आम व्यक्ति, 20 में कौन कर रहा है, होटल, मीडिया, क्लब वगैरह है, और उसका जो पनिशमेंट है 21 में है, 22 में क्या कर रहा है, झूठी शिकायत। तो यहाँ पे 2 पनिशमेंट बताई गई थी, पहला और दूसरा क्या क्या है, मिनिमम 6 माह तक या फाइन, मैक्सिमम कितना, 1 साल तक का या फाइन या बोथ। पहली वाली कंडीशन में किसी व्यक्ति के विरुद्ध, दूसरी वाली में किसी बालक के विरुद्ध। ठीक, और अगर बालक ने मिथ्या सूचना दी है तो उसमें कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब कोई 17 साल का बालक है, मजाक में उसने कोई मिथ्या सूचना दे दी अपने दोस्त को परेशान करने के लिए, वो भी 16 साल का है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक, यहाँ पे उनको छूट है। चलिए अब आइए मीडिया की प्रक्रिया। अब ये बताया गया कि मीडिया चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करेगी। ठीक, मीडिया स्टूडियो को या फोटो चित्रण सुविधा से रिपोर्ट या टीका टिप्पणी नहीं करेगी, नाम, पता, फोटो आदि प्रकट नहीं करेगी, किसका, बच्चे का। और अगर करती है, धारा 23 में इसका प्रावधान है, और अगर करती है तो मिनिमम 6 माह, मैक्सिमम 1 वर्ष या फाइन या बोझ से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो भैया क्या क्या समझा आपने, आपने समझा 19, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, इसमें बता दिया मीडिया की प्रक्रिया, इसमें बताया झूठी शिकायत, इसमें पनिशमेंट बताया किन दोनों का, इन दोनों का। 19 में सूचना, रिपोर्ट, 20 में भी रिपोर्ट। ठीक है, एक बार 23 पढ़िए, मीडिया की प्रक्रिया, मीडिया वाले स्टूडियो या फोटो चित्रण की सुविधा से क्या नहीं करेंगे, रिपोर्ट या टीका टिप्पणी नहीं करेंगे बच्चे के लिए, नाम, पता वगैरह प्रकट नहीं करेंगे। अगर हाँ, तब कर सकते हैं जब न्यायालय उसकी अनुमति दे दे, और कब, जब उसके हित में हो, किसके, बालक के हित में हो तो कर सकते हैं। और अगर कर दिया हित में नहीं है और न्यायालय की अनुमति नहीं है, तो उस कंडीशन में मिनिमम 6 माह, मैक्सिमम 1 वर्ष या फाइन या बोथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा प्रोसीजर वाली, अब यहां से चालू हो रही है हमारी प्रक्रिया। क्या चालू हो रही, प्रक्रिया चालू हो रही। अब प्रक्रिया में क्या हो रहा है, चैप्टर 6, 7, 8 और 9, अब ये 4 चैप्टर बचे हुए, बहुत छोटा सा एक्ट है, जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेक्शन 24, 25 एक साथ पढ़ेंगे। 24 में पुलिस क्या कर रही है, आपके बयान दर्ज कर रही है। कौन कर रहा है, पुलिस द्वारा क्या किया जा रहा है, बयान दर्ज किया जा रहा है। 25 में क्या किया जा रहा है, 25 में मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं। 24 में कौन, पुलिस। 25 में कौन, मजिस्ट्रेट साहब। ठीक है, तो महिलाएं उप निरीक्षक द्वारा घर पर बच्चे के बयान दर्ज किया गया, मतलब बच्चे के बयान कौन करेगा, महिला जो उप निरीक्षक होगी वही क्या कर सकती है, बच्चे का बयान दर्ज कर सकती। रिकॉर्डिंग के दौरान अधिकारी वर्दी में नहीं है। ठीक है, वर्दी रिकॉर्डिंग जब करेंगे तब उस समय वर्दी में नहीं होंगे। जांच के दौरान बच्चे के आरोपी अलग रखा गया, बच्चे को रात भर पुलिस स्टेशन में हिरासत में नहीं रखा जाएगा और आरोपी से दूर रखा जाएगा जब तक अदालत अन्यथा निर्देश ना देगी। बच्चे की पहचान मीडिया से सुरक्षित रखी जाएगी, मतलब डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो 24 में हमको केवल इतना याद रखना है कि 24 में कौन बयान दर्ज कर रहा है, ये बयान दर्ज कर रही है पुलिस, और 25 में कौन कर रहा है, आपका मजिस्ट्रेट साहब। कौन कर रहा है, आपके मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहा है बयान दर्ज, मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं। ठीक, और वो भी कैसे, 164 के तहत बच्चों का बयान शब्द सह दर्ज किया जाएगा एज इट इज, यानी 164 का बयान आपने पढ़ा होगा सीआरपीसी में, उस कंडीशन में बात करता है। ठीक, चलिए 161 का बयान, 164 का बयान, 161 का बयान आपके पुलिस, 164 का बयान आपके मजिस्ट्रेट साहब। आगे बढ़ते हैं। 26 बात कर रहा है दर्ज किए जाने वाले बयान के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान क्या होंगे। तो अतिरिक्त प्रावधान क्या होंगे भैया, कि भैया विश्वस्ता व्यक्ति की मौजूदगी में बच्चे के बयान दर्ज किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो अनुवादक और विशेष शिक्षक की सहायता ली जाएगी, और अधिमानता ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है भाई, अब बच्चे की चिकित्सा सुविधा के बारे में, चिकित्सीय जाँच की बात कर रहा है, तो संहिता की धारा 164A के तहत चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। संहिता मतलब यहाँ सीआरपीसी की बात कर रहा है।
महिला चिकित्सा द्वारा बच्चे की जांच की जाएगी। विश्वसनीय व्यक्ति की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। माता पिता या विश्वसनीय व्यक्ति की अनुपस्थिति होने पर चिकित्सा संस्थान द्वारा नामांकित कोई महिला जो होगी, उस कंडीशन में क्या होगा, उनके क्या किया जाएगा, चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। तो क्या क्या समझा आपने समझा कि भैया 24 में कौन ले रहा है, 24 में कौन ले रहा है, पुलिस बयान ले रही है। 25 में कौन ले रहा है, 25 में कौन ले रहा है, भैया आपके मजिस्ट्रेट साहब ले रहे हैं। कौन ले रहा है, मजिस्ट्रेट साहब बयान ले रहा है। कैसे, 164 के बयान के हिसाब से। 26 में आप क्या बताया, अतिरिक्त उपबंध बताए गए हैं कथन अभिलिखित करने के। 27 में बताया आपके क्या, मेडिकल जांच। ठीक है, मेडिकल जांच की बात कर रहा है। ठीक, इनको ऐसे ही याद रखेंगे लाइन से। तो 24, 25, 26, 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा विशेष न्यायालय की तरफ। विशेष न्यायालय में क्या, विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। मैंने बताया था जिसका उद्देश्य क्या था, विशेष न्यायालय का गठन। अब विशेष न्यायालय का गठन कौन कर रहा है, क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो क्यों करते हैं भैया, ताकि क्या हो सके, त्वरित न्याय मिल सके, स्पीडी ट्रायल। उसके लिए हमें क्या करते हैं, विशेष न्यायालय बनाते हैं। तो पढ़िए, धारा 28 में क्या कर रहा है, विशेष न्यायालय बना रहे हैं। पहला क्या होगा, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। मतलब राज्य सरकार क्या करेगी, जिस किसी राज्य में भी बनाना हो तो राज्य सरकार क्या करेगी, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उससे परामर्श करके क्या करेगी, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के लिए विशेष न्यायालय नामित करेगी। और जो क्या होंगे, विशेष न्यायालय संबंधित अपराधों की सुनवाई करेंगे और सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करेंगे। यानी जो सत्र न्यायालय होंगे उनको ही क्या कर देंगे हम, विशेष न्यायालय के रूप में नामित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो धारा 28 में क्या हो रहा है, विशेष न्यायालय का गठन कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है। किससे परामर्श करके, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करके कर रही है, विशेष न्यायालय का गठन कर रही है। और जो सत्र न्यायालय होंगे उनको ही क्या कर दे रही, नामित कर दे रही, क्या, विशेष न्यायालय। तो धारा 28 में क्या बताया गया आपका, विशेष न्यायालय कौन बना रहा, राज्य सरकार। किसके कहने पे, किसके परामर्श से, तो आप बताएंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से। चले, चलिए 29 में आइए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 29 और 30। ये सेक्शन को मोस्ट आईएमपी लगा लीजिएगा। आरजेएस मतलब जो राजस्थान एपीओ और एमपी डीपीओ में दोनों में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको पॉक्सो से। पहला क्या है भैया, 29 कह रहा कुछ अपराधों के संबंध में अनुमान यानी प्रिजम्पशन। 29 में अपराधों का प्रिजम्पशन है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। जैसे एक बालक है, इसके विरुद्ध बी ने अपराध किया है। अब ये न्यायालय अनुमान लगाएगा, अनुमान उपधारित करेगा, प्रिजम्पशन करेगा कि भैया, प्रिज्यूम करेगा कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, ये प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ है बी के ऊपर, जो आरोपी है, अपराधी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, इस बी के ऊपर होगा कि अब आप साबित करो कि हमने अपराध नहीं किया है। ठीक, तो 29 में क्या है, अपराध का प्रिजम्पशन। अब 30 में क्या है, तो 30 में है मानसिक स्थिति का, कल्पेबल मेंटल स्टेट, दोषी मानसिक स्थिति का। काय में, 30 में। तो 29 में अपराध का, 30 में मानसिक स्थिति की अवधारणा कि वह व्यक्ति का अपराध करते टाइम वैसे ही मानसिक स्थिति थी। कैसी, लैंगिक मानसिक स्थिति का व्यक्ति था जब वह अपराध कर रहा था। तो विशेष अदालत में मानसिक स्थिति का दोषी माना, विशेष अदालत ने मानसिक स्थिति का दोषी माना, मतलब माना जाएगा, ठीक है, कि उसकी मानसिक स्थिति वैसी थी। आरोपी ऐसी मानसिक स्थिति का अभाव साबित अपना बचाव ले सकता है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, आरोपी पर है। ठीक, प्रमाण उचित संदेह के परे होना चाहिए, मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो 29 कहे कि अपराध की अवधारणा, 30 मानसिक स्थिति की अवधारणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दंड प्रक्रिया संहिता का लागू होना। क्या लागू होगा 31 में, दंड प्रक्रिया संहिता। इसी बात थी, मतलब इस पॉक्सो एक्ट में। 32 विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी, कौन कर रहा है, विशेष न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी, कौन करेगा, ऑब्वियसली राज्य सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। वकालत कम से कम कितना होना चाहिए, 7 साल, कम से कम 7 साल मिनिमम। एक्सपीरियंस कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस कितना लग रहा भैया, 7 साल का एक्सपीरियंस लग रहा। कौन बना रहा है, विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त कर रही है विशेष न्यायालयों के लिए। ठीक, तो क्या समझा आपने,
आपने समझा कि 28 में विशेष न्यायालय का गठन हो रहा है, 29, 30 में क्या बताया गया है, प्रिजम्पशन बताया गया है, 29 में बताया है अपराध की प्रिजम्पशन, 30 में बताया मानसिक स्थिति की, 31 और 32 की बात करें तो 32 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हो रही है, और यहाँ 31 में क्या बोल रहा है, सीआरपीसी लागू होगी। इतनी बात चीज़ें क्लियर हुई। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करिए, 24 में क्या बताया गया था, 25 में क्या बताया गया था, 26 में, 27 में, इनको याद करने का प्रयास कीजिए भैया, ठीक है। चलिए एक साथ रिवाइज करिएगा। आगे आइए, विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया एवं शक्तियां तथा साक्ष्यों का विलेखन, ठीक। अब उनकी जो प्रक्रिया है, उनकी जो शक्ति है, कैसे साक्ष्य लिए जाएंगे, वो बताया गया है काय में, चैप्टर 8 में। चलिए सेकेंड लास्ट चैप्टर है। विशेष न्यायालय की प्रक्रिया शक्ति क्या होगी भैया, विशेष अदालत शिकायत या पुलिस रिपोर्ट पर। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, 33 में मेन इंपॉर्टेंट है संज्ञान। संज्ञान कहाँ हो रहा है, 33 में। संज्ञान कौन ले रहा है, स्पेशल कोर्ट ले रहा है। कौन ले रहा है, स्पेशल कोर्ट ले रहा है। न्यायालय अभियोजक या बचाव पक्ष के वकील के माध्यम से बच्चे के को प्रश्न बताता है, ठीक है भाई। परीक्षण के दौरान बच्चे को अवकाश की अनुमति देता है, ठीक है भाई। विश्वसनीय व्यक्तियों को अदालत में उपस्थित होने की अनुमति देता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इनकी क्या है, पावर है, ठीक। तो 33 में क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, संज्ञान क्या हो रहा है, 33 में। 34 में आइए, किसी बच्चे द्वारा अपराध किए जाने की प्रक्रिया और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का निर्धारण। अब आयु का निर्धारण होगा भैया कैसे, जैसे आप देखेंगे जेजे एक्ट का 94 सेक्शन 94 में बताया गया है कि वैसे आप क्या करेंगे, किसी बच्चे द्वारा अपराध किए जाने पर उसकी क्या होगी, जांच होगी। तो कैसे, उसकी जब आयु का निर्धारण किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, ऐसा जेजे एक्ट में जैसा किया जाता है। अपराध किशोर न्याय अधिनियम के तहत निपटाया जाएगा, ठीक। 94 में बताया कि भैया जो जन्म प्रमाण पत्र है उससे उसकी एज देखेंगे, और अगर वो नहीं है तो उसकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसके माध्यम से, ठीक। तो इन कंडीशन को, और नहीं है तो फिर टेस्ट भी करवाया जा सकता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी, लागू होंगी, ठीक। चलिए आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इजी से सेक्शन थे। 35 में आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे के साक्ष्य दर्ज करने और मामले के निपटारे की अवधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला तो संज्ञान लेने के 30 दिन के भीतर क्या होगी, गवाही कब होगी, 30 दिन के भीतर, और निपटारा 1 साल। 35 में बोल रहा है कि बच्चे के आप 30 दिन के भीतर गवाही ले लेना। कब, जब आपने संज्ञान ले लिया, और संज्ञान लेने के 1 साल के भीतर क्या करोगे, मामले को खत्म कर दोगे, निपटा दोगे। स्पीडी ट्रायल की बात कर रहा है, ठीक। अब आइए 36 में, गवाही देते समय बच्चे आरोपी को देखने की अनुमति नहीं दे, ठीक है। मतलब बच्चा जब गवाही दे रहा है उस समय आरोपी सामने नहीं होना चाहिए। ये कौन स्वीकार करेगा, ये चीज़ें न्यायालय करेगा। आरोपी से संपर्क किए बिना बच्चे की गवाही दर्ज नहीं की जाएगी। कहने का मतलब यही है, ज़रूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य तरीकों से इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा भाई, ठीक। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट 35 में गवाही 30 दिन के भीतर, निपटारा 1 साल के भीतर होगा। चलें आगे, चलिए 37 मुकदमा बंद कमरे में। अब ये इन कैमरा ट्रायल, ट्रायल कैसा कंडक्ट होगा, इन कैमरा बंद कमरे में। अच्छा, मैंने अभी पिछले डोमेस्टिक वायलेंस में आपको पढ़ाया था, कौन सा सेक्शन में था वो, एक बार कमेंट करिए। तो चलिए कमेंट तो छोड़िए, मैं खुद बता देता हूँ, सेक्शन 17 में, सेक्शन 16 में था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 16 में इन कैमरा ट्रायल की बात की गई थी, ठीक। आगे आइए 38 क्या बोल रहा है, 38 बोल रहा है कि भैया बच्चे के साक्ष्य दर्ज करते समय द्विभाषी या विशेषज्ञ की सहायता आवश्यक है। अगर ज़रूरत पड़े बच्चे के साक्ष्य दर्ज करने में तो क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसलेटर ले सकते हैं, ठीक है, इंटरप्रेटेटर ले सकते हैं। 38 बस इतना ही कहता है। चलें आगे, चलिए अब आइए थोड़े मिसलेनियस वाले प्रावधान पे, ये लास्ट चैप्टर है हमारा। तो धारा 40 कह रही है भैया विधिक काउंसलिंग की सहायता, बालक का अधिकार। विधिक काउंसलिंग की सहायता लेना क्या होगा, धारा 40 में बालक का अधिकार होगा। और धारा 41 कह रही है कि 3 से 13 के अपराध में मेडिकल एग्जामिनेशन में लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो 3 से लेकर 13 तक के जो अपराध हैं वो लागू नहीं होंगे। तो भाई चेक कर रहे हैं ना, वो अपराध थोड़ी कर रहे हैं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई उनका मेंटल स्टेट नहीं है वहाँ पे, ठीक है। किसी भी अपराध को करने के लिए इंटेंशन जरूरी होता है कि नहीं। अब मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा तो हो सकता है उनका इंटेंशन ना हो, नहीं है ना वहाँ पे इंटेंशन। चलिए तो अब यहाँ पे आ जाइए 42 में, ये PYQ रहा, अनुकल्पित दंड। अब IPC या पॉक्सो में जो भी दंड होगा अधिक, तो चार्जेस लगेंगे तो BNS के भी लगेंगे, पॉक्सो के भी लगेंगे।
तो इनमें जो भी ज़्यादा दंड होगा उससे दंडित किया जाएगा। अनुकल्पित दंड का मतलब यही होता है। ठीक, चलिए अब इसमें नियम बनाने की शक्ति धारा 45 में बताया केंद्र सरकार। कौन नियम बनाएगी भैया? केंद्र सरकार नियम बनाएगी। कौन बना रहा है? केंद्र सरकार। तो ये था हमारा बहुत ही अच्छा एक्ट, पॉक्सो एक्ट। हमने बहुत ही कम समय में रिवीजन करने का प्रयास किया था इसको, और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको याद भी करवाई हैं, चीज़ें समझाई भी हैं। तो थोड़ा सा बार बार चीज़ों को देखते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, इससे बहुत आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, चीज़ें याद रहेंगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।